नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बिहार के सिवान से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद कई सवाल अब उठ रहे हैं। खबर महाराजगंज से, जहां पर इस शख्स की मौत हुई। पटेढ़ा का ये रहने वाला शख्स बताया जा रहा है और मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। स्थानीय लोग युवक की मौत के पीछे वजह शराब पीने को बता रहे हैं। हालांकि पुलिस शराब से मौत की बात से इनकार कर रही है। मृतक की पहचान निजुल प्रसाद के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। हालांकि इस शख्स की अब मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन आसपास के लोग और ग्रामीणों का यह कहना है कि शराब पीने की वजह से इस शख्स की जान चली गई। निजुल प्रसाद थे बेचारे, नाच उच में अलाउंसिंग करते थे। थोड़ा शराब वराब पीते थे। क्या हुआ है? और सुनने में है कि ये शराब वराब पी के आ रहे थे और रास्ते में कहीं खेत में गिर गए हैं। कहाँ पर? ये स्कूल के आसपास में। कौन सा स्कूल? ये अदया है स्कूल, पटेढ़ी है। अच्छा, हाँ, उसके पास आसपास गिर गए थे? हाँ, उसके आसपास खेत में कहीं गिर गए थे। और संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सिवान से। मृत्युंजय, परिजन क्या कह रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं कराई गई? के महाराजगंज अनुमंडल का है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत हुई है। व्यक्ति की मौत के बाद चूंकि इसका परिजन कोई यहाँ रहता नहीं है, बाहर रहता है, तो जैसे ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, ग्रामीणों का कहना है कि ये शराब का सेवन लगातार करते आ रहा था, जिससे वहीं अगर बात की जाए तो शराब से मौत की बात कह रहे हैं। चूंकि बेहोशी की हालत में ये इसका शव मिला हुआ था। उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने उसको उठा कर रहे तो वहाँ उसकी मौत हो गई। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन से भी हमारे इस मुद्दे पर बात हुई है। उनका प्रशासन का कहना है इसको देखरेख करने वाला कोई नहीं था और यही कारण है कि इसकी मौत हो गई है। फिलहाल मौत के बाद स्थानीय लोगों ने इसका दाह संस्कार कर दिया। परिजन इसके दिल्ली रहते हैं, तभी वो लोग वहाँ से चले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अगर मौत हुई है, ग्रामीणों द्वारा शव का दाह संस्कार कर दिया गया है, तो वहीं अगर ग्रामीणों की बात माने तो वो लोग शराब के सेवन की बात कर रहे हैं। चूँकि लगातार उस युवक था वो शराब का सेवन करता था। वहीं प्रशासन इसको नेचुरली डेथ मान रहा है, चूँकि देखरेख करने वाला नहीं था। तो पूरे मामले को अब पुलिस जाँच करे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब डेड बॉडी को डिस्पोजल कर दिया गया है, दाह संस्कार कर दिया गया है, तो पता चलना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर गया से, जहां के रहने वाले एक छात्र की मौत रूस में हो जाती है। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए छात्र रूस में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब जानकारी है कि 8 दिन मौत के हो चुके हैं, लेकिन उसके शव को उसके परिजनों को सौंपा नहीं गया है। वो भारत नहीं लाया जा सका है और अब इसे लेकर के परिजन परेशान भी हैं। सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक शव को भारत नहीं लाया जा सका। आपको बताते चलें कि सोनू कुमार की मौत की खबर के बाद खीजरसराय के लोधीपुर में परिजन जो है वो मातम में डूबे हुए हैं। 8 दिनों से ये परिवार अपने होनहार लाडले के शव के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन इतने दिन बीतने के बावजूद सोनू का शव गया नहीं पहुंच पाया है। कोई अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। परिजन अब शव लाने के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। मेरा बच्चा था जो रशिया में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया था। उसका वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। जून में उसका पढ़ाई खत्म होने जा रहा था। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के उसको 5 जुलाई को आना था, लेकिन बीच में ही मुझे सूचना दिया गया कि आपका पुत्र ऊपर से गिर गया है, वो अब नहीं। और देखिए, परिजन जहां अपने होनहार के शव को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, वहां पर इन्हें जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आता। कई सवाल हैं जो परिजनों के मन में इस वक्त दौड़ रहे हैं। परिजनों की तरफ से मौत के पीछे आशंका भी जाहिर की जा रही है कि ये नेचुरल डेथ नहीं हो सकती है, गिरने की वजह से जान नहीं जा सकती है। संवाददाता एलन लीली हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। एलन लीली, क्या परेशानी, क्यों नहीं अब तक शव को लाया जा सका? 8 दिनों से अभी परिजन इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो मामला है, जो खीजरसराय के लोधीपुर का रहने वाले सोनू कुमार है, जो वर्ष 2016 में
वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस गया था। और लेकिन अचानक जो है कल परिवार वालों की जानकारी मिली कि वो 8 दिन पूर्व जो है उसकी जो पुत्र है सोनू कुमार उसकी 8 मंजिला छत से गिरने से हो गई है। हालांकि ये आरोप लगा रहे हैं, परिजनों के आरोप है कि अगर 8 मंजिला छत से नीचे गिरते हैं तो उस पर कई जगह शरीर के फ्रैक्चर हो सकते हैं, रक्तस्राव हो सकता है, लेकिन इस तरह के किसी तरह का कोई घटना नहीं है। उसके शरीर में कहीं कोई चोट निशान नहीं है। वो आशंका जताई जा रही है कि किसी ने कोई बड़ी घटना को अंजाम दे करके उसको हत्या कर दिया गया। फिलहाल जो परिजनों का जो आरोप है कि वो इंडियन एम्बेसी जो है उनको शव लाने के लिए कोई किसी तरह का कोई प्रयास नहीं कर रही है, उनको सहायता नहीं कर रही है। इसको लेकर के ये जो परिवार है जो राज्य सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। और इस मामले में अभी तक किसी भी अधिकारी भी जो है जो उससे संपर्क में नहीं आया। लगातार इस तरह के पीएमओ कई तमाम अधिकारियों से सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई बॉडी लाने के लिए कोई पहल नहीं किया गया है। इससे में जो घर के जो लोग हैं काफी परेशान है। 8 दिनों से घर के चूल्हे नहीं जले हैं। घर के पूरे गाँव पे मातम फैला हुआ है कि घर का लाल भारत का एक छात्र जो है रूस में पढ़ने जाता है, उस तरह इस तरह घटना हो जाती है। तो फिलहाल अभी परिजनों को जो है रो का बुरा हाल है। और ये सिर्फ राज्य सरकार और इंडियन एम्बेसी से टकटकाए हुए कि क्या उनकी बॉडी यहाँ आए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और उसके बाद जो है कि क्या मामला है कि आखिर इस तरह से जो मौत जो हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद ले ली इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात फिल्म पर सियासत की। सम्राट पृथ्वीराज, इस फिल्म को लेकर के बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया और जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री होती है, बिहार में भी इसे टैक्स फ्री करने की मांग अब पुरजोर तरीके से उठने लगी है। जिसके बाद बिहार में ये मांग उठने के बाद अब इस पर सियासत खूब हो रही है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री हुई, बिहार सरकार को इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। वहीं जेडीयू का कहना है कि फिल्म टैक्स फ्री होगी या नहीं होगी ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। इतिहास सबक देता है, इतिहास सिखाता है और इसीलिए आदरणीय गृह मंत्री ने उसको देखा, उसको पसंद किया और इतिहास से सबक मिले। हम किस प्रकार से एकजुट होकर राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करते रहेंगे और उसमें सफल होंगे, तो इस दृष्टि से यह फिल्म लाभकारी होगा। और यही नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में उसे टैक्स फ्री किया है। हम चाहते हैं कि उस दृष्टि से बिहार में भी फिल्म आवे तो हमारी सरकार भी टैक्स फ्री करने पर विचार करे। कि देश के अंदर में जो भी देश में लड़ाई हुई, चाहे वह लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हो, हेमू के द्वारा हो या पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसके सेनापति थे इब्राहिम खान गारदी, ऐसे लोगों ने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। तो स्वाभाविक है नई पीढ़ी को इस बात का जानना आवश्यक है कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए कैसे कैसे लोग, विभिन्न धर्म और सामाजिक समूह के लोग लड़ते रहे हैं, सत्ता संघर्ष के दौर में भी और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए भी। इसलिए अब ये टैक्स फ्री होगा कि नहीं होगा, इस संबंध में तो पार्टी की ओर से कोई मंतव्य मैं नहीं दे सकता हूँ। ये तो सरकार का क्षेत्राधिकार है, सरकार उस पर संज्ञान लेगी। और अब बात जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना कराने का फैसला बिहार सरकार ने ले लिया है और इसका खर्च बिहार सरकार स्वयं वहन करने वाली है। लेकिन अब इस पर सवाल ये उठता है कि इस जातीय जनगणना से बिहार को फायदा क्या होने वाला है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी राय है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। गणना से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला है और वैसे समाज के लोग जिनकी अभी तक क्रमिक रूप से विकास नहीं हुआ है, सरकार वैसे समाज के लोगों के लिए अनूठा प्रोग्राम लाएगी, उनके समुचित विकास के लिए कार्यक्रम चलाएगी। जातीय जनगणना के कई फायदे हैं, जैसे किसी भी जो जात के लोग होंगे का आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का वास्तविकता पता चलेगा, किस हाल में है, आखिर वो कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण के भी आंकड़े होंगे, इस जनगणना से सही तस्वीर बिहार में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन की उभर के सामने आ जाएगी। अगर सरकार की मंशा होगी तो इन सही आंकड़ों का इस्तेमाल
बिहार के पिछड़ापन को खत्म करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जातीय गणना की बात बिहार में जो हो रही है उससे हम ये नहीं कह सकते कि इससे बहुत हमको फायदे मिलने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में कई प्रकार की जातियां और उपजातियां रहती हैं। इनका ठीक ठीक मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी कठिन चुनौती है। और अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की। जी हाँ, संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान इस वक्त ज्ञानवापी पर आया। उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद को ज्ञानवापी से जोड़कर देखना या फिर हिंदू और मुस्लिम ज्ञानवापी से जोड़कर देखना यह गलत है। हर मस्जिद में शिवलिंग को तलाशने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज एक थे और ऐसे में अब मंदिरों को लेकर आरएसएस कोई आंदोलन नहीं करेगा। भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। और बढ़ता तापमान सभी को परेशान कर रहा है। जी हाँ, बिहार में बढ़ते तापमान का असर अब किसानों के ऊपर साफ नजर आता है। किसान इससे परेशान हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्याज की खेती पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। 25 से 30% ही प्याज की खेती जो है वो अब किसान कर पा रहे हैं और इसीलिए आर्थिक तौर पर एक बड़ी चोट किसानों के ऊपर इस बढ़ते हुए तापमान के तौर पर देखी जा रही है। राजधानी के रानी पैजामा और इलाहीबाग जैसे इलाकों की अगर बात करें तो करीब 300 से अधिक किसान प्याज की खेती पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन इस बार प्याज की खेती से उनको नुकसान उठाना पड़ा है और आर्थिक समस्या इनके सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी है। तापमान को लेकर इस बार प्याज होवे नहीं किया, बहुत कम हुआ है। किसान के प्याज के भाव भी नहीं है, खाद बहुत महंगा है, किसान के बहुत लागत है और मुनाफा नहीं मिल रहा है। 10 रुपए किलो किसान के प्याज बिक रहा है। तापमान के वजह से खेत में उखड़ा लग गया, पेड़ सब सूख गया। जहाँ 200 पैकेट होना था वहाँ 50 पैकेट हुआ। खाद महंगा है, दवाई महंगा है, लागत तो लगा बहुत ज़्यादा, पैदा कम हुआ। इसलिए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। तो किसानों के सामने समस्या ये है कि सब कुछ लगाया क्या, खाद बीज डाले गए, कर्ज लेकर खेती किसानी की, लेकिन लागत नहीं निकल पा रही है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। खबर नवादा से, जहां के कादरगंज में जमीन को लेकर के दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट के दौरान 4 महिलाएं जख्मी हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन महिलाओं की स्थिति खतरे से हालांकि बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर युवतियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। लड़की के परिवार के विषय में इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच की मांग की गई है और जांच की मांग के साथ न्याय की गुहार लगाई गई। पुलिस अब इस जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन जरूर दे रही है, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
चाचा लोग है गोतिया सभी है समाज बटमिया में रख दिया है और कपड़ा लता पूरा गलत काम करना चाहता था मेरे साथ, इसीलिए हम पूरा कपड़ा लता फाड़ दिया है और पूरा मार पीट किया है। चैन था, कान मतलब बाली था, पूरा छीन लिया, पूरा देह मेरा माथा कंधा हाथ पूरा दम से चूर दिया करके। विवाद क्या है, काहे के लिए विवाद हो रहा है? क्या पुराना जमीन का मामला? पुराना खेत का पूरा है सब। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा और अहम फैसला सामने है। इस अहम फैसले के तहत झारखंड हाईकोर्ट ने माइनिंग लीज केस में मेंटेनेबल इसे बताया, शेल कंपनियों में निवेश की याचिका भी मेंटेनेबल है। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड हाईकोर्ट के अहम फैसले से जुड़ी हुई सामने आती हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह सुनवाई हो रही थी, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। बुधवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखें? कि जहां तक सभी को जानकारी कि 3 याचिका पर सुनवाई चल रही थी और तीनों याचिका को पिछली सुनवाई में आपको याद है, जिसमें एक याचिका जो थी सेल कंपनी से जुड़े जो याचिका थी उसको आपको मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई जिस पर हुई थी उसको फैसले के लिए आज की तारीख में रख लिया गया था। लेकिन जैसे ही आज सुनवाई हुई उसके साथ साथ माइनिंग लीज वाले मामले को भी रख लिया गया और आज माइनिंग लीज और सेल कंपनियों में निवेश से जुड़ी याचिका, दोनों याचिका को कोर्ट ने बताया कि दोनों याचिका सुनने योग्य है, मेंटेनेबल है और इस पर जो सरकारी पक्ष की ओर से दलील दी गई थी उन दलीलों को खारिज कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने लायक ये बात है कि राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सेल कंपनियों से जुड़े निवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इसी एक मामले को याचिका को वहां एसएलपी में लिया था, वहां उन्होंने उठाया था और जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका पर सुनवाई हुई तो तीनों याचिका को वापस मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए वापस झारखंड हाईकोर्ट भेज दिया गया था, जिस पर पिछली बार सुनवाई हुई थी पिछली तारीख में, आज से ठीक 2 दिन पहले। और आज जब कोर्ट ने इस बात को परखा कि दोनों याचिका, खासकर माइनिंग लीज और सेल कंपनियों में निवेश, दोनों याचिका जो है झारखंड हाईकोर्ट पीआईएल रूल्स के नियम के तहत दाखिल की गई है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि याचिका सही तरीके से दाखिल की गई है या दाखिल नहीं की गई है। तो समझ आइए कि पीटी परीक्षा पास कर गई। मतलब कहने का जो सामान्य रूप से समझने लायक बात इसको ऐसा ही है। अब इन केस में आगे मेरिट बहस होगी इन दोनों याचिका मामले में। अब एक जो है कि इसमें तीसरी याचिका जो मनरेगा वाला एक मामला बचा हुआ है उस पर अब आगे देखिए कोर्ट में क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर औरंगाबाद के रफीगंज से है, जहां पर बेहोशी की हालत में एक युवती को बरामद किया गया। हालांकि इस युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से इस युवती की पहचान के साथ परिजनों को तलाशने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। कुछ ग्रामीणों की तरफ से बेहोशी की हालत में इस युवती को देखा गया, जिसकी सूचना पुलिस तक दी गई और उसके बाद अब इस युवती का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। बेहोशी हालत में आई, हमने उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया, सलाइन दिया, तो फिर होश में आ गई। होश में आने के बाद बोले ऐसे मुंह से गंध नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रोथिंग था, फैन था, तो हम लोग समझे कि ये कुछ न कुछ खिलाया गया है। खबर शेखपुरा से, जहां पर शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से सामानों की खरीद का एक मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि डीएम ने जांच के आदेश दिए थे और इस जांच में इस घोटाले का खुलासा किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग की तरफ से गलत तरीके से सामानों की खरीद कर ली गई। लिपिक चयनित एजेंसी के खिलाफ साथ ही साथ शिक्षा पदाधिकारी ने डीपीओ पर मामला दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद हालांकि डीपीओ और लिपिक फरार बताए जाते हैं। शिक्षा विभाग ने इन आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। डीपीओ ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। कार्रवाई की शुरुआत अब हो चुकी है, लेकिन डीपीओ और लिपिक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त कार्रवाई होती हुई। इसको राज्य स्तरीय पेपर में प्रकाशन करना चाहिए था, परंतु इन्होंने लोकल ही प्रकाशन किया और उसका वाइड सर्कुलेशन भी नहीं था। एक वहाँ भी प्रथम दृष्टया गलतियाँ प्रतीत होती है और जो सबसे बड़ी गलतियाँ थी कि
कि सामान अभी आपूर्ति नहीं हुआ था और इनके द्वारा जो प्रथम दृष्टया पता चला उसमें हम लगातार एडीएम का अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दिए हैं और विस्तृत रिपोर्ट मांगे हैं उनसे, और डीओ को भी बोला मैंने। वो ट्रेजरी बिल पहुंच गया, वो सामान अभी सप्लाई नहीं हुआ था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।